हमारी लाइफ में। तो बीटा स्टेट होती है जब हम कोई भी चीज शुरू करते हैं, उसमें हमारा विगर, पोटेंशियल, हमारा तमाम एनर्जीज और वो कितनी कॉन्सेंट्रेटेड होती हैं। तो इसलिए दिल नहीं किया कि हम इंग्लिश लिटरेचर को ग्रीक से शुरू करें। अगरचे ग्रीक लिटरेचर का आगाज उससे पहले कहीं होगा, उससे पहले का कहीं और होगा, लेकिन हम जो नॉन हिस्ट्री जो हमारे पास है उसमें जो इंग्लिश हिस्ट्री का जो जड़ें जाके मिलती हैं वो जर्मेनिक से, यानी कि आम लफ्जों में आप समझिए कि सारी जर्मेनिक लैंग्वेजेस जितने भी हैं उनका सोर्स जो है वो रोम और ग्रीस है। तो रोम और ग्रीस का बात पहले भी हम कर चुके कि एक लंबी अरसे तक इन्होंने सल्तनत चलाई थी। लगता नहीं था कि गुलिबत रोम, रोम मगलूब हो जाएगा और वो सूरत नाजिल होगी जो प्रेडिक्ट करेगी कि भाई रोम भी कभी मगलूब हो सकता है। लोग हैरान हो रहे थे इस पर, लेकिन वो हो गया। बहरहाल आइटम्स आते भी हैं और हम समझ नहीं सकते शेक्सपियर को और आने वाले जितने भी, बिन जॉनसन ही क्यों ना हो, उनके लिटरेरी वर्क्स को, डॉक्टर फास्टस को, उससे पहले के जो गॉर्बोडक वगैरह लिखे गए, बिल्कुल नहीं समझ आ सकते अगर हम ग्रीक ट्रेडिशन को नहीं समझते। तो कुछ टर्मिनोलॉजीज जो ग्रीक से हमें आई, जो ग्रीक थिएटर था वो कैसा था, ग्रीक ड्रामा शुरू कैसे हुआ, कौन से बड़े 4-5 नाम हैं, तो आप बस 3 भी याद रख लें तो काम चल जाएगा आपके इस पेपर के हवाले से। 3-4 कौन से ग्रेट ड्रामाटिस्ट हैं जो ग्रीस ने पैदा किए। इसीलिए तो कहा जाता है कि अगर यूनान ना होता हमारी सरजमीन पर तो हम 10,000 साल पीछे होते। हम कभी भी, जो आज है दुनिया जिस डेवलप्ड फॉर्म में, जिसे हम समझते हैं एस्टेब्लिश्ड फॉर्म में, यहाँ भी ना होती। हम रफ टफ होते क्योंकि ग्रीस ने पैदा किए सबसे बड़े फिलोसोफर, सबसे बड़े साइंटिस्ट समझ लें, जिन्होंने आज की तरक्की में अपना हाथ मिला रखा था। और वो आपको पट्टी सारी पता है, स्पा उसे कहते हैं। स्पा मतलब सोक्रेटिस सबसे पहले, और उसके बाद प्लेटो, और फिर एरिस्टोटल, और उसके बाद ए को बढ़ा लें तो अलेक्जेंडर द ग्रेट। यानी ये हायरार्की बनती है कि सोक्रेटिस इन सबका उस्ताद, प्लेटो उसका शागिर्द, और प्लेटो का शागिर्द फिर एरिस्टोटल, और उसका शागिर्द अलेक्जेंडर द ग्रेट। अलेक्जेंडर द ग्रेट जर्नैल तो था बहुत बड़ा, लेकिन फिलोसोफर तो खैर वैसा नहीं था। अच्छा जनाब, तो ये थे यूनान की अहमियत और यूनान का जो कंट्रीब्यूशन इस प्लेनेट के लिए है उस पर, और ड्रामे में भी ऑब्वियसली लिटरेचर के हर जॉनर में उनका कंट्रीब्यूशन है। तो इसी हवाले से हम ग्रीक ट्रेजेडी को भी मिस नहीं कर सकते। ग्रीक ड्रामा तो जनाब बीसीई में शुरू हो गया, यानी बीसी भी नहीं बल्कि बीसीई में शुरू हो गया। यानी सीई कहीं लिखा मिलेगा आपको, कॉमन एरा या करंट एरा भी हम उसे कह सकते हैं, करंट एरा। और यह है बीसीई में मिलता है, यानी कि अब यूं कह लें कि उससे भी जो हम नॉन एरा है हमारा, करंट एरा जो कॉमन एरा है हमारा, इससे बिफोर, यानी बीसीई, बिफोर कॉमन एरा, बिफोर करंट एरा, जॉर्जियन कैलेंडर का यानी पहला जो नाम था उस पर हमें मिलते हैं इनके कुछ। एरिस्टोफेन्स भी इससे पहले ही का मिलेगा, ईसा से पहले का। ईसवी शुरू हो रहा है ना उसके बाद, तो इतना बड़ा अरसा वो चले नहीं, ईसा के बाद वाला, और फिर वही हम तो उसे ही जाहिर है जानते हैं कि वहीं शायद कैलेंडर एक दुनिया में राइज रहा है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, इससे पहले भी बहुत सारे कैलेंडर्स जो थे वो दुनिया में इन्वो गए थे। अच्छा जनाब, तो ये हमने बात कर ली कि हमें यानी बिफोर क्राइस्ट से, जो नॉन एरा नहीं है हमारा, यानी 5th बीसी से ही हमें मिलता है जो ग्रीक एरा शुरू हो रहा है। ग्रीक ड्रामा जो है वो 6th बीसी में शुरू हुआ था। इनफैक्ट 6th बीसी का मतलब वही 5 समथिंग में शुरू हो गया था, इसके दूसरे हाफ में, यानी ग्रीक ड्रामे का आगाज हो था एक ट्रायोलॉजी के बाद। यानी एक दिन में 3 कंसेक्यूटिव प्लेज, ट्रेजेडीज खेली जाती थी, और उसके बाद फिर एक सेटर प्ले होता था जो उसे आप कॉमिक रिलीफ कह लें, या उस दिन भर के जो ट्रेजिक इवेंट्स होते थे उनको उतारने के लिए सेटर प्ले जो थे वो खेले जाते थे। Origins of drama. It was before thousands of years that Greek drama sprang up in the Hellenic soil. आप सारे इंग्लिश के लोग हैं, नए लफ्ज भी जैसे मैंने कहा सीखते रहें, प्रोनाउंसिएशन भी सीखते रहें, क्योंकि इर्द गिर्द की चीजें भी बहुत अहम होती हैं। तो स्प्रैंग अप अच्छा लगा ना आपको? ग्रीक ड्रामा स्प्रैंग अप इन द हेलेनिक सॉइल। हेलेनिक सॉइल मतलब ग्रीक सॉइल में। सादा लफ्जों में हेलेनिज्म आपने कीट्स में पढ़ा हुआ है, कीट्स की हेलेनिज्म, यानी कीट्स चूंकि पैदा ऐसा लगता था पैदा इंग्लैंड में हुए हैं साहब, और मरे रोम में। खैर वो अलग कहानी है, जब आएगा तो जिक्र करेंगे। लेकिन
उसकी रूह जितनी देर फिजिकली इंग्लैंड में रहा, लेकिन वो स्पिरिचुअली यूनान में जीता बसता था, क्योंकि जब से चैपमैन पढ़ा था और उसके दोस्त ने दिया था, वो यूनानी ही हो गया था। तो उसमें हेलेनिज्म आपने पढ़ रखा है, तो उससे कुछ आपका वाकफियत है कि क्या है ये। अच्छा जनाब, नेक्स्ट चलेंगे तो आगे चलिए जी। हेलेनिक आप नया लफ्ज सॉइल में स्प्रिंग अप, स्प्रिंग उसकी दूसरी फॉर्म आ गई। ये एक आर्टिकल से मैंने लिया हुआ है जी ये स्लाइड, वो आर्टिकल मुकम्मल आपको भेजूंगा और उसको आप जल्दी जल्दी आधे घंटे की रीडिंग में रखिएगा, ताकि जो हमने पढ़ा उससे आगे, ये स्लाइड सिर्फ वहां से ली गई है, बाकी वो पूरा आर्टिकल है 8-10 सफ़ों का, वो आपने जरूरी पढ़ना है, ताकि इन 2-3 दिनों में हम ग्रीक ड्रामा में ही घूमते रहें और आपका जहन वहां से कनेक्ट कर ले चीजों को, कोई इनसे मिलता जुलता आइटम भी आए तो वो भी आप क्लिक कर दें फौरन। तो इन 3-4 दिनों में आपने यही ग्रीक ड्रामा ही पर रहना है। अब ये जहन जरा इस तरह का बना लें कि आप कदीम जमाने में फिर रहे हैं। लिटरेचर का ट्रांसपोर्टेशन एलिमेंट, कि लिटरेचर का ट्रांसपोर्टेशन है, यानी लिटरेचर एक जगह से हमें दूसरी जगह ले जाता है, और यही उसका कैरिज्मा, यही उसका फ्लेवर, यही एरोमा, और यही उसका, जैसे मूवी हमें कहीं और ले जाती है, इसी तरह लिटरेचर भी ले जाता है। यह है ट्रांसपोर्टेशन। इसे कहा था लोंजाइनस ने कि अजीम जो ग्रेट लिटरेचर है उसकी खसूसियत ये है कि वो हमें एक जगह से दूसरी जगह लेके जाता है, और जब वापस आते हैं तो हम फ्रेश होते हैं, तरोताज़ा होते हैं, वो नहीं रहते जो पहले होते हैं, थकावट उतर चुकी होती है। तो आप भी ट्रांसपोर्टेड फील कीजिए जी, और यूनानी दुनिया में आ जाइए। और हम बात कर रहे हैं कब की जी, ये देखें, एक यहाँ आ जाएगा वेस्टर्न वर्ल्ड बट ऑल्सो द होल वर्ल्ड ऑफ आर्ट्स में यूनान एक बहुत बड़ा खजाना है। द 3 डिस्टिंक्ट जॉनर्स ऑफ ग्रीक ड्रामा बीइंग ट्रेजेडी, सैटिर प्ले एंड कॉमेडी। ये 3 जनाब, ठीक है, यानी जो कुछ आज दुनिया के पास है वो इन यूनानियों ही की वजह से है। ठीक है जी, ट्रेजेडी, सैटिर प्ले एंड कॉमेडी बात करेंगे, इसी में घूमना है हमने। तो आप टर्म्स अगर कोई आती हैं तो परेशान बिल्कुल मत होइएगा। अभी फिलहाल सिर्फ स्लाइड पर रहिए और समझते रहिए चीजों को जो यहाँ है, सिर्फ उससे आगे पीछे नहीं जाना, अभी फोकस को नहीं हिलाना। हाँ, वैसे आप उसका लुत्फ जरूर लें। They were performed at the dramatic festivals of Greek world such as City, जो कि सिटी का नाम आपके सामने है जी, डायोनाइसिया पढ़ना है। ये जो एन वाई है ये नी नहीं नाय पढ़ना है, यानी लॉन्ग वाउल के साथ, तो आपने इसे डायोनाइसिया पढ़ना है। तो सिटी डायोनाइसिया में जनाब आप चले गए जी, उसके बाद जनाब आप एनेस्थेरा में आ गए, लाइनिया में आ गए, और उसके बाद उससे ही मिलता जुलता हमारा जो इर्द गिर्द का डायोनाइसाई नेम था, यानी इर्द गिर्द का इलाका, और पेनेथानिया था, यहाँ पर आप आ गए। अहम लफ्ज इसमें सिर्फ एक ही है और वो डायोनाइसिया, ये लफ्ज है जी सबसे अहम है इस हवाले से, इसको आपने बिल्कुल नहीं भूलना। यूनानी ट्रेजेडी, यूनानी जो हमारा आएगा मामला वो ये है, ठीक है ना, आपने यहाँ रहना है। क्या आपको नजर आ रहा है? ठीक है जी, डायोनाइजिया, डायोनाइजिया में घूमे आप बस, और कहीं नहीं जाइए। जो बाकी नाम लिखे हैं छोड़ दें, डायोनाइजिया याद रख लें। जो ग्रीक ट्रेजेडी, ग्रीक ड्रामे का आगाज है वो यहाँ से हो गया था। होपफुली जी अब याद रहेंगी चीजें काफी। ये देखें जी, हर हवाले से उसे हाईलाइट कर चुका मैं। अच्छा जी, नेक्स्ट आइए और आगे चलते हैं जी। अगली लाइन, एज एक्सप्लेन्ड बाय मेनी क्रिटिक्स ड्रामा इज बिलीव्ड टू बी इमर्ज्ड एज बाय प्रोडक्ट ऑफ सम अदर एक्टिविटी। ड्रामा खुद कुछ नहीं था, ड्रामा अदर एक्टिविटी का बाय प्रोडक्ट था। ठीक है जी, बाय प्रोडक्ट मतलब यानी एक होता है ना साइड इफेक्ट, वो था कि हमने खाई तो वो पेन किलर सर के दर्द के लिए थी, लेकिन कमर का दर्द भी ठीक हो गया। तो कमर का दर्द क्या है? बाय प्रोडक्ट है उसका। तो क्लियर हो गई ना ये बात? तो जो ना क्लियर हो वो भी बता दें, यहाँ मैं सवालिया निशान लगा कि क्लियर हो गई कि नहीं हुई। अच्छा जनाब, यहाँ तक कोई बात? अच्छा, बाय प्रोडक्ट किसका है? ये बड़ी मजे की बात है, पहले भी आप कर चुके ये बात। और वो क्या है कि बाय प्रोडक्ट है ये हमारी किसका? बाय प्रोडक्ट है मैजिको रिलीजियस एक्टिविटी का। ये देखें जी, ये अंडरलाइन कर दिया मैंने, नया लफ्ज भी आ गया और बड़ा अच्छा लगा मुझे ये लफ्ज इस आर्टिकल में। वो क्या कि ये जो आप देख रहे हैं ये लफ्ज मैजिको रिलीजियस एक्टिविटी, अच्छा है ना? मतलब अब देखें उसने मिला दिया मैजिको और रिलीजन को। अब आया ना मजा आपको? किसे भी लाया? मैजिक को। मैजिक है ना, रिलीजन भी तो मैजिक है। मतलब एतराज नहीं करें आप, मैं उस हवाले से कह रहा हूँ, रिलीजन भी मैजिक है ना, दुआ की ठीक हो गए, मैजिक हुआ ना। तो मैजिक और रिलीजियस एक्टिविटी का बाय प्रोडक्ट था ड्रामा यूनान में।
अब हो गया होगा याद। It is evident that the roots of drama are connected with Greek religion and Greek religious festivals. से related है, इंग्लिश में भी ऐसे ही हुआ, ग्रीक में भी ऐसे ही हुआ, especially in honor of god Dionysus, the god of drama and arts। ठीक है जी, डायोनाइसस के हवाले से उसके सामने जो टेम्पल पे जाकर भी उसके लिए जो रसूमात की जाती थी वो तमाम ड्रामेटिक थी, और यही हमारे ड्रामे का आगाज है। होपफुली जी स्लाइड इज प्रीटी मच क्लियर। नेक्स्ट स्लाइड हमारी, ये आगे जी, ये कुछ ब्रेनस्टॉर्मिंग के लिए थिएटर या जैसे बोला जाता था क्वायलॉन इसे, वो है, उसका नक्शा है, स्लाइड आपको मिल जाएगी, याद करते रहिएगा। ऑर्केस्ट्रा पहले से आप जानते हैं, ऑर्केस्ट्रा नहीं जानते तो यहाँ देख लें। अहम यही 2-3 नाम ही जो बार बार पढ़ते हैं आप बिशप ऑर्डर्स स्टॉर्म में, और बाकी जो इनकी मतलब चीजें हैं वहां पढ़ते ही हैं, वो यही लफ्ज हैं। ये देखें, ऑर्केस्ट्रा आ गया, अल्टार आ गया, उसमें जिक्र है अल्टार का। इन दो चीजों का जब हम थिएटर में दाखिल होते हैं तो ऊंची ऊंची ये 2 जगह हैं जहां ऑर्केस्ट्रा प्ले किया जाता है, और बाकी भी ये सारा बना हुआ है, आप चेक कर लेंगे। क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर है, लिखना है नहीं आपने तफसीलन कुछ, तो इसलिए बस ओवरव्यू हर चीज का, याददाश्त ज्यादा अहम है। ये साहब आ गए आपके सामने, ओरिजिन ऑफ ग्रीक थिएटर हम देख रहे हैं नेक्स्ट स्लाइड में, ये आ गई 6th सेंचुरी BCE। BC समझ लें बिफोर क्राइस्ट, बिफोर करंट इरा, 6th सेंचुरी BC, अकॉर्डिंग टू लेजेंड थेपीस। ठीक है जी, ये आ गए जी थेपीस साहब। Essentially invented acting by stepping in front of the chorus and reciting a monologue। इसने कोरस के सामने बोलना शुरू किया, मोनोलॉग बोला, अकेला बोला करता था ये जनाब आके। थेपीस जो था, ये जो आपके सामने एक जांगली सा आदमी नजर आ रहा है, उस वक्त का हो सकता है ये महज़िब तरीन आदमी हो हमारी सिविलाइजेशन के मुताबिक। तो ये साहब थे जिन्होंने ग्रीक ट्रेजेडी का आगाज किया। Essentially invented acting by stepping in front of chorus। अब जरा गौर करें, अगर आता है ग्रीक ट्रेजेडी पहले आई, कोरस पहले आया, कोरस पहले से चल रहा है, कोरस पहले से मौजूद है, ये पहले से चल रहा है। कोरस क्या है, तफसीलन बात करेंगे इस पे हम कि कोरस क्या है, पता भी है आपको, आगे लिखा भी हुआ है, इसलिए ठहरेंगे नहीं है। The word thespian has come to mean actor। कभी अगर आपको मिले thespian लिखा हुआ तो आप मतलब लेंगे actor। 5th century BC Athens made tremendous advances in philosophy, rhetoric, literature, science, architecture and the visual arts। रेटरिक पढ़ेंगे इसे, फन्ने मुकर्ररी में, अदब में, साइंस, आर्किटेक्चर, फन्ने इमारत में, हर चीज में, विजुअल आर्ट्स में उरूज पर थे। ट्रेजेडीज वर परफॉर्म्ड इन एन एनुअल कंपटीशन एज पार्ट ऑफ ग्रेट डायोनाइसिया। वन ऑफ एथेंस चीफ रिलीजियस फेस्टिवल था इन ऑनर ऑफ द गॉड डायोनाइसस। ठीक है जी, डायोनाइसस के हवाले से किया जाता था इसे प्ले डायोनाइशिया में, और बाकी जो है वो तमाम चीजें जितनी भी थीं वो रिलीजियस एक्टिविटी के तौर पर शुरू होती हैं, ये याद रख लेंगे। मेजर ग्रीक प्लेराइट्स कौन कौन से हैं? ईच प्लेराइट प्रोड्यूस 3 tragedies and a satyr play, a type of farce invented to provide comic relief after the tragedies। playwright produce, अब ये याद रखना है playwright वो नहीं है जो सिर्फ ट्रेजेडी लिख रहा है, नहीं, वो satyr play भी लिखे। वो क्या, जो उन 3 ट्रेजेडीज के बाद प्ले किया जाएगा कॉमिक रिलीफ के तौर पे, उसे हम कहेंगे कि ये है जी। तो यानी लिखने वाला सिर्फ एक चीज में माहिर नहीं है, बल्कि वो ये भी लिख सके, सेटर प्ले। अच्छा जनाब, उसमें ऑल 4 प्लेज वर परफॉर्म इन अ सिंगल डे, याद रहेगा आपको, ये चारों प्लेज सिंगल डे में परफॉर्म किए जाते थे। एस्काइलस है जी सबसे बड़ा नाम, हम समझ रहे हैं लेकिन हम तो फोक्लीज को खैर समझते हैं, वो समझते थे जी ये सबसे बड़ा नाम है एस्काइलस। रोट द ओरेस्ट्रिया। ठीक है जी, जब इसने, और यही प्ले ही याद रखना है बस आपने, काफी है। यानी अगर ये सिर्फ प्ले इसका याद रख लें, ये ओरेस्ट्रिया, तो ये एस्काइलस का काफी है। ट्रेजिक ट्रायोलॉजी है, 3 यानी ट्रेजेडीज की सीरीज है। सेकेंड एक्टर ऑन स्टेज इसने इंट्रोड्यूस करवाया था, पहले तो थेपीस सिर्फ मोनोलॉग बोल रहा था ना, इसने इंट्रोड्यूस करवाया सबसे पहले सेकंड एक्टर इन सम प्ले, ये याद रहेगा होपफुली। सेकंड प्ले का इंट्रोडक्शन एस्काइलस ने किया था, इंटरेक्टिंग विद द फर्स्ट, कि वो पहले से बात करे। ही आल्सो बिगेन टू डेवलप अ मोर कॉम्प्लिकेटेड प्लॉट जो कॉम्प्लिकेटेड किए वो भी इसी शख्स ने किए। इसके बारे में कुछ थोड़ा थोड़ा पढ़ना जरूरी है, बहुत जरूरी है। ये अलग बात कि हमें इसके डेथ डेट तो बिल्कुल इनकी में से किसी की नहीं पता,
रोट एडिप, अच्छा दूसरा बड़ा नाम आ गया आपके सामने जो आप पहले भी पढ़ते आ रहे हैं, वो ये दूसरा बड़ा नाम आपके सामने है सोफोक्लीस का। इससे तो आप तमाम वाकिफ हैं, कुछ ना कुछ बायोग्राफी भी इसकी पढ़ी हुई है, नहीं पढ़ी तो ये तो बहुत ही जरूरी है इसकी बायोग्राफी इस शख्स की, उसके बगैर आगे नहीं चला जा सकता जब तक आप इसकी बायोग्राफी नहीं पढ़ेंगे। ठीक है जी। सोफोक्लीस wrote Oedipus Rex and Antigone and brought a third actor on stage। इसका कारनामा ये है जी, तीसरा एक्टर भी लाया, सेकंड एक्टर इंट्रोड्यूस करवाया एस्काइलस ने। दो एक्टर हो गए, पहला जो एक्टर था यानी ड्रामे का रूप कोरस को जो दिया वो थेपीज ने दिया, दो एक्टर एस्काइलस और थर्ड सोफोक्लीस ले आया। ये आप डेवलपमेंट पढ़ रहे हैं जी, होपफुली जी स्लाइड भी क्लियर है। कन्वेंशंस ऑफ ग्रीक थिएटर, ग्रीक थिएटर की कन्वेंशंस क्या क्या हैं? द यूज ऑफ ड्रामेटिक आयरनी, पहली अहम बात, द यूज ऑफ ड्रामेटिक आयरनी। आयरनी तमाम को याद है आपको, ड्रामेटिक आयरनी एक बात का उलट कहना, वो आयरनी है। चौसर इसका इंग्लिश में पहला ग्रेट मास्टर जो है इंग्लिश लिटरेचर में वो चौसर है ड्रामेटिक आयरनी का। कभी कभी हमारे उसके मुकम्मल कैरेक्टर्स ही आयरॉनिकल है। एक्लीजियास्टिकल कैरेक्टर मंक को जो होना चाहिए था, बिल्कुल जो होना चाहिए था वो बिल्कुल नहीं है। मंक जो है वो उसे बिल्कुल नहीं होना चाहिए था, ये आयरॉनिकल कैरेक्टर है, यानी कि मुकम्मल यकसर डिफरेंट। ठीक है जी। तो ये है आयरनी इनफैक्ट, कि जो किसी और ड्रामेटिक आयरनी हो सकती है और वर्बल आयरनी हो, जुबानी कलामी किसी को उलट बात कह दी जाए, यानी कि कोई किसी को खुदा ना किसी को यानी ऐनक लगी हुई है तो आप कहें हाँ हाँ वही जो इसको बहुत ज्यादा नजर आता है, ये मतलब वर्बल आयरनी हो गई। सिचुएशनल आयरनी प्राइड एंड प्रेजुडिस में बहुत ज्यादा है, क्या आप कुछ ड्रामेटिक आयरनी भी उसमें है, सिचुएशनल आयरनी के सोच कुछ रहे होते हैं हो कुछ जाता है, ड्रामेटिक आयरनी आगे बहुत सारी काइंड खैर जिक्र करेंगे इसका उन्हीं जब आएंगे वही नॉवेल्स वगैरह। The plays were acted in daytime with minimal sets and props। props क्या होती हैं? फर्नीचर से इसको इसलिए डिफरेंट करते हैं, फर्नीचर का मतलब है एक चेयर, हर चीज जो जहाँ रख दी वो रख दी तकरीबन मुस्तकिल बुनियादों पर। ये डिस्पोजेबल फर्नीचर कह लें इसे आप नए लफ्जों में, कि प्रॉप्स जो स्टेज की सेटिंग में चीजें आती हैं जाती हैं, सीट आती हैं चीजें जाती हैं, उन्हें प्रॉप्स कहते हैं। चेयर आर्जी तौर पे लगा दी, स्टेज बना लिया आर्जी तौर पे, इसे हम कहते हैं प्रॉप्स। एक्टर्स वर ऑल मेल। अगली कैरेक्टरिस्टिक क्या है जी? बहुत सारे इसमें से आइटम बन सकते हैं इन स्लाइड्स में से। इन ग्रीक ट्रेजेडी फीमेल कैरेक्टर्स और नॉट, आप कहेंगे नॉट, ऑल व मेल कैरेक्टर्स, मेल एंड फीमेल मिक्स, नो मेल। इस तरह प्रॉप्स क्या होते हैं, ड्रामेटिक आयरनी क्या होती है? इससे पहले पहला कोरस में इंट्रोडक्शन किसने करवाया? मोनोलॉग का थेपीज ने। दूसरे कैरेक्टर एस्काइलस लाया, तीसरा भी कैरेक्टर ले आया कॉम्प्लिकेटेड प्लॉट भी एस्काइलस ने। उसके बाद जो डेवलपमेंट की वो की एडिपस रेक्स में सबसे पहले किसने की? सोफोक्लीस ने की। To increase the visibility to the audience and add it to the formality of experience, कि experience formal हो जाए, जरा ऐसा महसूस हो जैसा हम वही मौजूद है। Due to the religious intent and dignified style, no violence was shown on stage। अहम बात है, याद रखेंगे कि कोई किसी किस्म की वो नहीं दिखाई जाती थी वायलेंस स्टेज पर। ठीक है जी, ये याद रख लेंगे, वायलेंस नहीं है स्टेज पर किसी भी किस्म की, नो वायलेंस ऑन द स्टेज। ठीक है जी, कोई वायलेंस नहीं है स्टेज पर, ये लफ्ज याद रख लेंगे। A messenger ran on stage and spoke to the audience of any deaths or killings। अगर हुई हैं तो कौन जी? एक किरदार आएगा भागता हुआ स्टेज पर, वो इंफॉर्मेशन देगा डेथ हो गई है, किलिंग हो गई है। इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता था, यानी और कोई हल नहीं था उसको बताने का। होपफुली जी ये बात वाजे हो चुकी बिल्कुल। नेक्स्ट आइए जी अगली स्लाइड पर। तो इसकी अहम बातें आपने ले ली यहाँ से इस स्लाइड की, होपफुली। कोई सवाल हो तो जी चैट बॉक्स में ड्रॉप कीजिए। अभी तक व्हाट इज मेंट बाय सेटर प्ले का रुखसार आप मिस कर गई। फिर मेरी एक बात, सेटर प्लेस आ भी गया है पिछली स्लाइड्स में और इस पे मजीद भी हमने बात करनी है, और ये पहले भी क्योंकि मुझे अंदेशा था इसका कि ये आप पूछेंगे तो पहले ही क्लियर कर चुका है कि इस सारी इसको हम जिक्र करेंगे। तीन जो ट्रायलॉजी होती थी, एक दिन में तीन ट्रेजेडीज पेश की जाती थी, उसके बाद जो एक प्ले कॉमिक रिलीफ के तौर पर पेश किया जाता था उसे कहते थे हम सेटर प्ले। ठीक है जी, और इसकी और भी खसूसियात हैं, बहुत सी खसूसियात हैं, उसका हम जिक्र जो है वो करेंगे। ओके जी, नेक्स्ट स्लाइड पर चलिए, आपके लिए पीछे आ गए हम कुछ, और ये जी नेक्स्ट मेजर ग्रीक राइटर्स कन्वेंशंस।
ये वो सेट्स एंड प्रॉप्स जिसकी हमने बात की थी वो हैं, जो सेट्स और प्रॉप्स लाए जाते हैं स्टेज पे। कभी मतलब ये लेग लाई गई झूठी और भाई टूट के गिर गई किसी किरदार की, तो वो टूट के ऐसे पड़ी हुई है, इनको हम कहा करते थे प्रॉप्स। अच्छा, इसके बारे में आपको बहुत कुछ मालूम है। एरिस्टोटल की जो 3 यूनिटीज हैं, इसमें बताने की कुछ ज्यादा गुंजाइश है नहीं, क्योंकि पोएटिक्स इन्हीं 4 दिनों में जब डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये जैसा कि बात हुई हम ज्यादा ग्रीक लिटरेचर के इर्द गिर्द 2-3 लेक्चर्स में रहेंगे। तो एरिस्टोटल की ट्रेजेडीज पहले भी पढ़ी हुई हैं, समझते हैं आप कि कितनी अहम है। दोनों तरीकों से आ सकती है। टू इंक्रीज ड्रामेटिक इंटेंसिटी द प्लेज ऑब्जर्व 3 यूनिटीज डिस्क्राइब्ड बाय एरिस्टोटल। एरिस्टोटल ने जो डिस्क्राइब की थी उनके गिर्द हम घूमते हैं। वो 3 यूनिटी ऑफ टाइम आपको मालूम है भाई, प्ले 24 घंटे की कहानी होनी चाहिए सिर्फ, इससे ज्यादा ना हो तो अच्छा है। ऑल ऑफ द एक्शन ऑफ द प्ले टुक प्लेस विद इन 24 आवर्स है, ये यूनिटी ऑफ टाइम है। इन कॉन्टिन्यूअस टाइम डायलॉग एंड द कोरस प्रोवाइडेड बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन। जो जंप लगती थी अगर टाइम में, तो वो कोरस बताता था कि भाई अब इतना टाइम हो गया, इतना लीप लगा दें, टाइम का टाइम लीप इतना दे दें, कोरस बताता था। यूनिटी ऑफ प्लेस आपको मालूम है जी, दूसरी हमारी यूनिटी जिसका एरिस्टोटल ने जिक्र किया वो है यूनिटी ऑफ प्लेस। ये यूनिटी ऑफ प्लेस आ गई। ठीक है जी, यहां तक कोई बात हो तो पूछिए जी। और तीसरी भी आपको मालूम है, यूनिटी ऑफ सब्जेक्ट, वन सिंगल मेन प्लॉट, यानी एक प्लॉट। यूनिटी ऑफ प्लॉट जिसे आपने पढ़ा होगा वो यही यूनिटी ऑफ सब्जेक्ट है। एक सब्जेक्ट के इर्द गिर्द घूमे, मेन कैरेक्टर्स के इर्द गिर्द घूमनी चाहिए ट्रेजेडी, कोई भी ड्रामा, बल्कि देयर वर नो सब प्लॉट्स नहीं हुआ करते थे। ये बड़ी ही अहम बात है कि सब प्लॉट नहीं है। आज का कोई ड्रामा ऐसा बताएं जिसमें सब प्लॉट ना हो। कोई ड्रामा शायद आपको मिलने वाला नहीं है जिसमें सब प्लॉट ना हो। ठीक है जी, ये नामुमकिन है कि सब प्लॉट ना हो, लेकिन ग्रीक ट्रेजेडियंस जो थे वो नापसंद करते थे कि सब प्लॉट हो इसको। तो उनके यहाँ सब प्लॉट्स नहीं होते थे, मेन प्लॉट एक ही होता था। हम चूंकि जाहिर है एवोल्यूशन हो गई हमारी 2500 सालों में, तो हमारे यहाँ मुश्किल है ऐसा रखना क्या ना हो। हमें तो एक जगह ध्यान नहीं हमारा रह सकता, हम तो एक मोबाइल एप्लीकेशन भी बहुत देर तक इस्तेमाल नहीं कर सकते, इतनी डाइवर्जन है। एक लेक्चर लेना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है अगर ये यूट्यूब पर होता, नीचे इतनी सारी डाइवर्जन होती। तो ये वजूहत हैं जी। अच्छा जी, टाइम हो चुका 31 मिनट्स इस मीटिंग का। एक स्लाइड को और चलाते हैं और फिर इसे आज मुकम्मल कर लेंगे हम ग्रीक थिएटर को, और जो रीडिंग्स होंगी बाकी चीजें वो भी आपको अटैच कर देंगे। द ग्रीक कोरस है जी, कोरस वाज यूज्ड टू प्रेजेंट एक्सपोजिशन एंड टू प्रोवाइड कमेंट्री ऑन द एक्शन एंड कैरेक्टर्स। जो भी कैरेक्टर्स प्ले कर रहे होते थे स्टेज पर उनकी कमेंट्री करते थे। ये एक्शन जो हेमलेट में सोलिलोक्वी के रूप में कभी आ जाता है, मोनोलॉग के, वो पहले कोरस किया करते थे यही काम कि एक्शन कि ये सोच रहा है कैरेक्टर, ये नहीं सोच रहा, ये तमाम बातें वही किया करते थे। कैरेक्टर क्या कुछ सोच रहे हैं, कैरेक्टर कहाँ चले गए हैं, अब ये कोरस आके बताता था, क्योंकि इतनी टेक्नोलॉजी तो नहीं थी जैसे हम अब दिखा सकते हैं। 15 to 20 men represented the citizens। जी आप याद रखेंगे जी, 15 से 20 लोग होते थे जो शहरियों को नुमाइंदा थे। जो भी शहर आ रहा है, शहर क्या सोच रहा है। जैसे सोफोक्लीज ने शुरू किया कि लोग मर रहे हैं, तो पहले कोरस आ जाता था, उसमें से लोग गिरते रहते थे मर के स्टेज पे, तो भाई वो शहरी मर रहे हैं, यानी ताउन आ गया, वबाई बीमारी आ गई और खुदा का कहर है और अब मर रहे हैं स्टेज पे लोग। तो they were always on stage and they frequently sang and danced। वो वहीं स्टेज के ग्रीन रूम के आसपास घूमते थे, वहीं नाचते थे जब जरूरत पड़ती थी और वहीं गाया करते थे। They always had a leader who carried a dialogue with the main characters or with the rest of the chorus। रेस्ट ऑफ कोरस के साथ जो लीडर था वो मुखातिब ऑर्केस्ट्रा जैसे चलाने वाला करता है, ये भी एक गाइड होता था उनका, और ये मेन कैरेक्टर से भी अवाम बन के बात करता था। अगर स्टेज पर किंग आया है तो अवाम का नुमाइंदा बन के ये लीडर जो था कोरस का, ये बात कर लिया करता था, जो कोरल लीडर हुआ करता था। तो ये एक कोरस के बारे में बात आ गई। और यहीं से कि भाई कोरस मौजूद रहता था स्टेज पर या नहीं रहता था, यूं आ सकता है। ले रहे ना, कोरस का काम क्या होता था, कमेंट्री करता था एक्शन और कैरेक्टर्स पर, सॉन्ग्स भी आके गा लिया करता था। लीडर जो है वो मेन कैरेक्टर से बात भी करता था। अब ये देखें, देखने में एक स्लाइड होती है लेकिन आइटम्स देखें उसे कितने तरीकों से निकल सकते हैं। अच्छा जनाब, ये आखिरी स्लाइड जैसे मैंने कही थी, ये कोरस आपके सामने एक मिसाल आ गई कोरस की।
कि जो भी कोरल एक्शंस होते थे शहरी बन के आते थे, जो भी कुछ करते थे। सामने है आपके एक तस्वीर। यहाँ तक जी आज की बातें, मतलब इस सेक्शन की। और नेक्स्ट हम इसे आज मुकम्मल कर रहे हैं। फिलियल रिलेशनशिप्स हैं, पैटर्नल रिलेशनशिप्स हैं, सोशल ड्रामा है, किंग एंड मासेस हैं इसमें इन्वॉल्व, क्या चीजें इन्वॉल्व, रिवेंज प्ले होने जा रहा है। कोरस शुरू में आके ड्रामे की टोन सेट कर देता था, ह्यूमरस होने जा रहा है, आयरॉनिकल होने जा रहा है ड्रामा, क्योंकि ट्रेजेडीज में भी तो आगे बहुत सी किस्में निकलती थी ना, रिवेंज ट्रेजेडीज में जो सेनेका ने डेवलप किया फिर बाद में। नेक्स्ट जी गिव बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन दिया करता था, कितने कैरेक्टर्स इन्वॉल्व हैं, कौन सा कैरेक्टर क्या करने जा रहा, हीरो कौन है, किंग कौन है, कितने बेटे हैं उसके, क्या थ्रोनशिप में कोई प्रॉब्लम होने जा रहा है, ये सारी डिस्कशन वो बता दिया करता था। रिकॉल इवेंट्स ऑफ द पास्ट में जो कुछ हो चुका उसकी समरी बयान कर देता था कि पहले ये हो रहा था, बादशाह ने ये गलती की थी, इससे पहले इनके बाप ने ये गलती की थी, अब ये पूरा पास्ट इवेंट्स बता देता था, रिकॉलिंग होती थी। इंटरप्रेट एंड समराइज इवेंट्स, इवेंट्स को समराइज करते कि ये होने जा रहा है, उसका इंटरप्रिटेशन करते थे कि किन सतहों पर एलेगोरिकल होने जा रहा है, सिंबॉलिकल है या सिंपल है। क्योंकि सारे राइटर्स फोक्लीज नहीं होते थे, सारे स्काइलस नहीं होते थे, सारे यूरिपाइडीज नहीं होते थे, सारे एरिस्टोफेन्स नहीं होते थे। कुछ भाई हर दौर में बड़े राइटर्स तो कम रहे हैं ना, इर्द गिर्द के जो लोग थे वो भी तो प्ले किया करते हैं ना, उनके समझ आए किसी को ना आए तो वो अलग बात थी। इंटरप्रेटेंस, इसे समराइज करना पहले से जरूरी होता था। आस्क क्वेश्चंस कुछ पूछ लिया करते थे, ऑफर ओपिनियंस और आरा जो है वो अपनी दे दिया करते थे, आप इसके बाद क्या सीखेंगे क्या नहीं सीखेंगे, एडवाइस दिया करते थे अगर कोई पूछता था। उसके बाद स्टे ऑब्जेक्टिव रहा करते थे इन द सेंस दैट इट डिडंट डिसएग्री विद द लीडिंग कैरेक्टर, के साथ डिसएग्री भी नहीं करते थे। जो लीडिंग एक्टर होता था उससे जो कोरस का लीडर होता था, कोरस लीडर, वो पूछा करता था कुछ और उससे डिसएग्री नहीं किया जाता था। इन तमाम सवाल जवाब में जो ड्रामे की टोन थी वो सेट हो जाया करती थी। होपफुली जी फंक्शंस आपको क्लियर है कि कोरस क्या काम किया करता था, इसका रोल क्या होता था ग्रीक ट्रेजेडी में। और बाद में भी हमने देखा, इवन एडिपस रेक्स भी आपने देखा, तो अब जो नए उसके वर्जन है, ट्रांसलेटेड वर्जन जो इंग्लिश में भी है, उसमें भी कोरस मौजूद है। ठीक है जी। ज्यूरी ऑफ एल्डर्स होती थी, एक बहुत वाइज मैन होते थे, उनके तौर पर ये सामने आया करते थे। जाहिर है वो लफ्ज तो राइटर ही के होते थे, लेकिन इनकी जुबानी राइटर जो है ये उनका माउथ पीस होता था राइटर का, दूसरे लफ्जों में ये कह लीजिए कि मॉरलिस्टिक कंक्लूजन पर एट द एंड पहुंचना होता था, जैसा कि हर ड्रामा पहुंचता है। इस स्लाइड में होपफुली जी एवरीथिंग इज क्लियर। और व्हाट्स नेक्स्ट, द सॉन्ग ऑफ द कोरस जी। The chorus performed in song with a highly formal and stylized back and forth movement that heightened the emotion of their performance. उनकी जो परफॉर्मेंस का इमोशन मजीद बढ़ जाया करता था, क्योंकि वो इतनी ज्यादा बैक एंड फोर्थ मूवमेंट आगे पीछे हुआ करते थे कोरस जो थे, तो ये इस तरह गाया करते थे। और उसमें जो कोरल ओड उसे हम कहते थे, जो सॉन्ग होता था पहला, उसे स्ट्रोफी। ये बातें याद रखने वाली हैं। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट स्लाइड आ गई, आपने पढ़ी भी हुई हैं ये चीजें पहले भी थोड़ी बहुत। तो ये है जी इंतहाई अहम स्लाइड आपकी, इसको यहाँ कर लेते हैं और ताकि वाज़ेह हो सके बातें। ये लें जी, पहला, ये पहले ही आपको मालूम है, ये जी प्रोलॉग, प्रोलॉगोस आपने याद रखना है, इसीलिए इसको मैं जरा ज्यादा हाईलाइट करता हूँ क्योंकि ये अहम बहुत है। प्रोलॉग, प्रोलॉगोस याद रखना है, द ओपनिंग पोर्शन ऑफ द प्ले which sets the scene and contains the exposition, को भी आपने याद रख लेना है, एक्सपोजिशन। ठीक है जी, एक्सपोजिशन आपने याद रख लिया, एक्सपोजिशन। प्रोलॉग क्या है, एक्सपोजिशन है, एक्सपोज कर रहा है। जैसे पहली किस्त होती है ड्रामे की, आप ड्रामे तो जानते हैं ना ड्रामे, तो वो आपको मालूम है ड्रामों का। तो पहली जो उसका किस्त होती है उसको हम कहेंगे एक्सपोजिशन या प्रोलोगोस। क्लियर है जी, पहली किस्त उसकी ये एक्सपोजिशन।
ये एक्सपोजिशन आ गई जी। ये प्रोलोगोस, प्रोलोगोस याद रखना है, ग्रीक ट्रेजेडी पढ़ रहे हैं। दूसरा आप जो देखेंगे वो है हमारा पैराडोस, ठीक है जी। पैराडोस, द एंट्रेंस सॉन्ग ऑफ कोरस, पैराडोस, एंट्रेंस सॉन्ग ऑफ कोरस याद रखना है। व्हाट इज पैराडोस? लिखा तो ऐसे ही आता है ऑब्जेक्टिव में, द एंट्रेंस सॉन्ग ऑफ द कोरस वाज कॉल्ड प्रोलोगोस, एपिसोड्स, स्टेसिमन्स, एक्सोडस या पैराडस। तो आपने करना है जी पैराडोस। दो हिस्से हो गए, प्रोलोगोस, पैराडोस। थर्ड वन एपिसोड से आपको मालूम है ये तमाम सीन्स हैं, समझ लें, तमाम सीन्स इन द एक्शन ऑफ द ड्रामा। The episodes performed by actors are distinguished from specimens performed by the chorus. जो पोर्शंस दरमियान में प्रोलॉग या प्रोलोगोस के और पैराडोस के बाद ड्रामा शुरू होने पहली दूसरी किस्त के बाद जो सारा ड्रामे बीच में 13, 14, 20, 25 किस्तें चलती थीं, एपिसोड्स हैं वो, और यही जो बीच बीच में पूरे ड्रामे के पहली और आखिरी किस्त के दरमियान में जो कोरस आके पड़ता था, उसको हम क्या कह रहे हैं जी? वो कह रहे हैं स्टेसिमन या ओड्स, एक ही बात है, याद रख लें, स्टेसिमन्स या ओड्स। स्लाइड ठीक हो गई ना थोड़ी सी, लेकिन आप भी अब वार्म अप हो चुके हैं, आप भी अब एक्शन में हैं, पूरे आसानी से एब्जॉर्ब कर रहे हैं। प्रोलोगोस, पैराडोस आगाज है, पैराडोस में थोड़ा सा ऊपर चल रहे हैं हम, एंट्रेंस हो चुकी है, कैरेक्टर्स पता चल गए कौन किसकी फुप्पो है, कौन फुप्पो की याद रहती है, अच्छा खैर, तो कौन किसका भाई है, हीरो के इर्द गिर्द के कैरेक्टर्स कौन से हैं, हीरोइन कौन बनने जा रही है, ये आपने देख लिया पैराडोस में। और कहानी क्या डेवलप होने जा रही है, इनके दरमियान टसल किसमें है, कौन किसके साथ है, ये पैराडोस में देख लिया। अब एपिसोड शुरू हो गई, मेन ड्रामा शुरू हो गया, और मेन ड्रामे में जो कैरेक्टर्स प्ले कर रहे हैं वो एपिसोड्स कहलाएंगी, और जो कोरस आके बीच बीच में लुक में देगा वो स्टेसिमन्स है या ओड्स है। होपफुली जी क्लियर है ये बात। कोरल पैसेजेस अल्टरनेटिंग विद एपिसोड, ये स्टेसिमन्स है जी, ठीक है। जो अल्टरनेट कर रही है, कैरेक्टर्स आते हैं कभी, वो जाते हैं, कोरस आता है, कोरस जाता है, वो आते हैं, ये अल्टरनेट होता है, यानी कि यूजिंग एक्साल्टेड डिग्निफाइड एक्शन है, पोएटिक फॉर्म क्रिएटेड फ्रॉम द कोरल पैसेजेस है। कोरल पैसेजेस पोएटिक फॉर्म में पढ़ते हैं, नगमे गाते हैं, शायरी पढ़ते हैं, प्रिडिक्शंस करते हैं, एडवाइस, पीसेस ऑफ एडवाइस पेश करते हैं। द कोरस sang and danced the tragic odes, accompanied by musical instruments भी हैं इनके पास। लेकिन हमारा मेन फोकस ये नहीं है कि कोरस क्या करता है, हमारा ये है स्टेसिमन में क्या होता है। अगर आ जाता है कि जनाब लिरिक पोइम इन ग्रीक ट्रेजेडी वाज प्रेजेंटेड इन प्रोलोगोस, पैराडोस, एपिसोड या स्टेसिमन्स, तो आप जाहिर है स्टेसिमन कहेंगे। होपफुली जी एवरीथिंग इज गोइंग क्लियर। सांस ले लेते हैं ना 2-3 लंबे। आखिरी पार्ट एक्सोडस पढ़ाया आपने कहीं भी, द कंक्लूडिंग सेक्शन ऑफ द ट्रेजेडी है। ये क्या है जी? द कंक्लूडिंग सेक्शन ऑफ ट्रेजेडी, कंक्लूडिंग सेक्शन ऑफ ट्रेजेडी, एक्सोडस। प्रोलोगोस आ गया, पैराडाइस आ गया, एपिसोड्स आ गई, स्टेसिमन्स और एक्सोडस। ग्रीक ट्रेजेडी का पूरा खाका आपके सामने। एक्सोडस जाहिर है एग्जिट, वहीं से निकला, एग्जिट निकल जाना, खत्म हो जाना, बाहर निकलना। प्रोलॉग टू कैंटरबरी टेल्स, कैंटरबरी टेल्स आई नहीं है अभी, शुरू नहीं हुई कैंटरबरी टेल्स, उनसे पहले इतना लंबा प्रोलॉग लिख मारा, इब्तदाइया। द एक्सोडस एंड, एक्सोडस का लफ्सी मतलब कोई बताए जी, लफ्सी मतलब एक्सोडस का क्या है? ये तो जरा चैट बॉक्स में देखिए, कोई लिख सकता है तो, कोई भी आप में से। एक्सोडस का लफ्सी मतलब, एक्सोडस बहुत बार जिसका जिक्र हुआ टोरा में बड़ा जिक्र है एक्सोडस का। एक जवाब आया है जी, वेलकम वेलकम, मीन्स एग्जिट, एग्जिट से निकलना है शायद। हाँ वो तो ठीक है जवेरिया, निकलना ही मतलब है, एग्जिट ही मतलब है।
और कुरैशी ने जवाब नहीं लिखा लेकिन यस सर कह दिया। एनीवेज जो भी है, अदर्स, एक्सोडस का मतलब है जी अदर्स। और देखिए जी एक्सोडस, और देखिए और करीब आइए जरा, एक्सोडस के और करीब आइए। हिजरत, हिजरत ये किसने लिखा था जी, ये किसने लिखा था? हिजरत, रुखसार फातिमा, बिल्कुल ठीक है जी, यहाँ तक आना चाह रहे थे। डिपार्चर एग्जिट वगैरह तो ठीक है, इसका जो आजकल मतलब है ना एक्सोडस का, वो हिजरत है। और ये इसका जिक्र टोरा में है, सबसे पहले जो हिजरत की थी मूसा ने अपने आबाई इलाके से, और वो ये छोड़ के सारा यरूशलेम और वो गए थे। वो एक पूरा चैप्टर है, पूरा चैप्टर है टोरा का एक्सोडस के नाम से। खैर आगे चलें जी, और नेक्स्ट जनाब स्लाइड को पकड़ते हैं। वो क्या है जी, इसी की गालिबन एक्सटेंशन है, होनी चाहिए इसकी एक्सटेंशन, क्योंकि इट वाज अ बिट वन। हाँ जी इसी की है। ग्रीक ड्रामेटिक स्ट्रक्चर आ गया। क्लासिक ग्रीक ट्रेजेडी कंसिस्ट ऑफ प्रोलॉग, पैराडॉक्स और फिर सीन्स आ गए। सीन 1 है, एपिसोड 1 है, यानी कि एक्शन होता था उसमें। ओड 1, स्टेसिमन जो हमने कहा, ओड जो कोरस पढ़ता था। अब यानी एक ग्रुप ऑफ एक्टर्स है और एक ग्रुप ऑफ पीपल, यानी जिसे हम कोरस कहते हैं, 15-20 लोगों का एक गिरोह वो है जो परफॉर्म कर रहा है, और एक कैरेक्टर्स का गिरोह है। दो यानी के होते थे पहले ग्रुप्स, एक कैरेक्टर्स का, दूसरा कोरस। तो दोनों अल्टरनेटिवली आते थे। सीन 1 में एक्शन, एपिसोड उसे कहते थे, जिसमें कैरेक्टर्स प्ले करते थे। फिर ये आ जाता था ग्रुप कोरस का, वो ओड या जिसे हमने स्टेसिमन कहा वो पढ़ता था। फिर सीन 2 कैरेक्टर्स आ जाते थे, एपिसोड खेलते थे, एक्शन होता था। ओड 2 होता था फिर कोरस की जानिब से, ये कोरस पढ़ता था, स्टेसिमन कह लें या ओड कर लें, दूसरी बार आए हैं। फिर जनाब ये चले गए तो कैरेक्टर्स आ गए प्ले करने, एपिसोड हो गया। ठीक है जी, 3 एक्शन हुआ, ड्रामे में आगे चली कहानी। फिर वो कहानी पे कमेंट्री करने के लिए ओड आ गया, तो ओड 3 पढ़ने के लिए कोरस आ गया। ओड या स्टेसिमन एक ही बात है। उसके बाद एक्शन हुआ, फिर से ओड 4 आ गया। ठीक है जी, अमूमी तौर पे यहाँ पर कहानी खत्म हो जाती थी। सॉरी। उसके बाद एक्सोडस है जी, यानी लास्ट उसका फाइनल कंक्लूजन होता था, तो वो एक्सोडस है, यानी एग्जिट करते थे वो। तो होपफुली जी ग्रीक ट्रेजेडी का पूरा स्ट्रक्चर आपके सामने वाजे हो चुका। उम्मीद है अब आइंदा कभी किसी भी हवाले से इसमें कोई मसला आपको नहीं आने वाला। नेक्स्ट जी फिर वही, यानी कि उसी की रिवीजन आ गई नए अंदाज में, ताकि क्योंकि अहम ज्यादा है ये तो याद हो जाए। प्रोलॉग है पहले, प्रोलोगोस ग्रीक टर्म। उसके बाद जो है वो पैराडाइस है, ये आ गई। ठीक है जी, और जाहिर है कि एपिसोड्स चलेंगी चलेंगी चलेंगी, देर तक चलेंगी, और यहीं पे क्लाइमैक्स गिरेगा आके कहीं, यहीं अरूज आ जाएगा 5वीं 6ठी किस्त में, जैसे आजकल की टर्म्स में बात करें ड्रामों में। तो मूवी के जो है वो 3 घंटों की मूवी है, तो तकरीबन 1 घंटे 1.25 घंटे बाद अरूज आ गया, यहीं पे क्लाइमैक्स नमूदार होगा एपिसोड में। क्लियर है? उसके बाद जनाब आहिस्ता आहिस्ता जो है वो कोरस आएगा, नीचे लेके जाएगा एक्शन को, और फिर एक्सोडस हो जाएगा। ड्रामेटिक एलिमेंट्स ऑफ ग्रीक ट्रेजेडी है ये भी उसी का, क्योंकि हम ग्रीक्स पर मौजूद हैं इस वक्त। ग्रीक ट्रेजेडी फोकस ऑन द रिवर्सल ऑफ फॉर्चून नोन एज पेरिपेटिया। ये आपने अगर अच्छे तरीके से पढ़िए, लेकिन चूंकि हम एडवांस तक जाएंगे बेसिक से, तो जिक्र हमने सब कुछ करना है। पढ़ा हुआ या नहीं आपने? रिवर्सल ऑफ फॉर्चून, किस्मत पलट गई। ओके जी, तो इसे रिवर्सल ऑफ फॉर्चून को कहते थे पेरिपेटिया। ले रहे जी, पेरिपेटिया। पेरिपेटी नए लफ्जों में आपको मिलेगा, नई पोएटिक्स पढ़ेंगे तो। एरिस्टोटल ने टर्म, एरिस्टोटल ने खुद तो कुछ नहीं किया ना, उसने तो क्रिटिसिज्म किया जो पहले से लिखी गई थी ट्रेजेडीज, और वो वही जो हम पढ़ रहे हैं। तो पेरिपेटी होता था जी रिवर्सल ऑफ फॉर्चून, कि ट्रेजेडी में जाहिर है रिवर्सल होनी है फॉर्चून का, उसे कहते थे पेरिपेटी। डाउनफॉल, लीडिंग टू द डाउनफॉल, जो डाउनफॉल आता था ना हीरो का, उसे हम कहते थे कि ये है जी पेरिपेटी। याद रहेगी उम्मीद है आपको पेरिपेटी, उनके जमाने में पेरिपेटिया, ये डाउनफॉल है जी। One of the main purposes of Greek tragedy is to help the audience learn some truth about life. अब भी तो लिटरेचर का मेन एम तो यही है ना,
to know about life. Learn some truth about life. यही मकसद है, उनका भी यही था. The audience experienced a highlighting of emotions as they watch the hero suffer and they identify with his problems. हीरो के प्रॉब्लम्स को अपना प्रॉब्लम समझते थे कि भाई किंग लेयर में है, जैसे केंट बड़ी खूबसूरत लाइन बोलता है कि वही मुसीबत केंट को भी है, वही किंग लेयर को भी है, उसी तूफान में केंट है, उसी में किंग लेयर भी है, उसी मुसीबत में वही फंसा हुआ है, वही मौसम की सख्ती इसी के लिए, वही उसके लिए है जो किंग लेयर के लिए. लेकिन ये केंट सेव कर रहा है किसे, किंग को कर रहा है, लियर को कर रहा है, बचा रहा है उसे. क्यों? अपने से बड़े को. कि जब अपने से बड़े की परेशानी देखते हैं तो अपनी परेशानी छोटी लगती है. ये थीम है तमाम मूवीज का, तमाम ड्रामों का, कि जब इनके साथ हो सकता है ये, तो हमारे साथ भी तो हो सकता है. तो यही मेन एम था ग्रीक ट्रेजेडी का भी. होपफुली ये बात इसलिए वाज़ेह हो चुकी. द हीरो एक्सपीरियंसेस एन एनाग्नोराइसिस. हीरो, ये दूसरी बात जो हम करना चाह रहे हैं वो ये है एनाग्नोराइसिस. अब दो टर्म सिर्फ इस स्लाइड में अहम है. पहली पेरिपेटी, रिवर्सल ऑफ फॉर्चून, और दूसरी एनाग्नोराइसिस. ये क्या है जी? ये टर्म है रियलाइजेशन. इसको सादे लफ्जों में आप कैसे याद रख सकते हैं? रियलाइजेशन है ये है रियलाइजेशन अबाउट हिज कंडीशन, अ चेंज फ्रॉम इग्नोरेंस टू नॉलेज. ये है एनाग्नोराइसिस. असल इग्नोरेंस टू नॉलेज. कौन मेरा दुश्मन है, कौन मेरा दोस्त है, ये एनाग्नोराइसिस है. इग्नोरेंस टू नॉलेज. वो जो मिसफॉर्चून आया था, वो जो रिवर्सल आया था पेरीपेटी, उसी का नतीजा निकलता है एनाग्नोराइसिस में. जो पेरीपेटी में हुआ, रिवर्सल ऑफ फॉर्चून हुआ, वो क्यों हुआ, ये रियलाइजेशन आती है एनाग्नोराइसिस में. ड्रामा चल रहा है, रिवर्सल हो गया, किंग गिर गया, ऑडियंस को पता है, हीरो को नहीं पता कि वो क्यों गिरा, ये मिसफॉर्चून क्यों आया. किंग लेयर पर जो आया मिसफॉर्चून, उसे नहीं पता था मेरी दो बेटियों की वजह से आया. वो तो कॉर्डिलिया को ही मतलब बेतराज करता रहा. आखिर में फिर ये मिसफॉर्चून आ गया, पेरीपेटी हो गया, रिवर्सल ऑफ फॉर्चून हो गया. उसके बाद डिस्कवरी हुई. एनाग्नोराइसिस का अगर सही अंग्रेजी तर्जुमा वो डिस्कवरी है. फिर आया जी इग्नोरेंस टू नॉलेज, यानी डिस्कवरी हुई. फिर डिस्कवरी हुई. फिर ठीक है, क्लियर होगी बात. डिस्कवरी कि नई चीज जो आई वो डिस्कवरी हुई कि कौन अच्छा है कौन बुरा है, मेरी मिसफॉर्चून किसकी वजह से हुई. In the end, the emotions and the better understand life. अब समझने लगे हम जिंदगी को बेहतर तरीके से, क्योंकि अब हो गया क्या, एनाग्नोराइसिस. अब अंडरस्टैंड हुई लाइफ. और आप में से भी जो शायद ज्यादा ड्रामे देखते हैं, शायद बेहतर समझते हो द ट्रेजिक कंडीशन. लेकिन बेहतर समझना भी तो अच्छा नहीं है, वो भी तो टेंशन है ना. क्योंकि जिसको जितनी गहराई से देखेंगे, या जो ज्यादा गहराई से देखता है, वो हार्ट पेशेंट जरूर हो जाता है आखिरी उम्र में. तो ज्यादा गहराई से देखने की जरूरत भी क्या है, जिंदगी जीने के लिए है और बस जिया ही जाए. इसको समझा क्यों जाए, समझने के लिए नहीं है. The tragic condition is often the result of tragic heroes hamartia. ये नई टर्म आ गई जी, एक hamartia. नई तो नहीं है, आपने हेमलेट में पढ़ी होगी, पोएटिक्स की मशहूर टर्म है hamartia. अगरचे जिक्र नहीं है पूरी पोएटिक्स में, लेकिन हम इसे hamartia को ट्रेजिक हीरो का ट्रेजिक फ्लॉ ही समझते हैं. ट्रेजिक फ्लॉ समझ आता है हीरो को खुद भी, जिस तरह एडिपस को समझ आया आखिर में कि मैंने क्या गलती की थी. इमोशंस मेरा सबसे बड़ा मसला है. ट्रेजिक फ्लॉ, जिसको एसी ब्रेडले ने तर्जुमा किया था हेमार्शिया का ट्रेजिक फ्लॉ में. अच्छा जनाब, हीरोज डाउनफॉल है ये, जिसकी वजह से हुआ, उसकी अपनी गलती की वजह से हुआ, और जो लोग उसमें इन्वॉल्व थे, सेल्फ प्राइड, सेल्फ कॉन्फिडेंस.